जी, अब कैफ 5 FAR 2 का आपका पेपर है। इससे पहले FAR 1 आप लोगों ने जब पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एप्लीकेशन शुरू हो चुकी थी तो मल्टीपल IASs आप लोगों ने कवर किए। यहाँ पर ICAP ने फर्दर IASs वगैरह भी डाल दिए आपके सिलेबस में, ठीक है। और इन एडिशन टू इट ICAP ने कहा कि जो आपका अर्ली नॉलेज है वो भी एग्जामिनेबल है, ठीक है। जैसे IAS 20 आपने तो रिपोर्टिंग 1 में पढ़ा था, और रिपोर्टिंग 2 में उसकी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत डाल देता है, ठीक है। इसी तरह IAS 40 आपने उधर पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत इधर आ जाती है। तो पिछला नॉलेज एग्जामिनेबल है। लेकिन अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि जी FR 1 आपको पूरा दोबारा आना चाहिए या इंट्रो वाली सारी चीज़ें दोबारा पूरी आनी चाहिए, तो इस तरह नहीं है, लेकिन इस हद तक आना चाहिए कि आप लोग उनको मैनेज कर सकें। तो जहाँ तक बुक्स का मसला है, एक तो आपको ओरिजिनल IFRS चाहिए होते हैं, अच्छा। आप लोगों को आइडिया है कि ये आप लोगों का जैसे रिपोर्टिंग 1 ओपन बुक पेपर था, ये भी ओपन बुक पेपर है, और इसके अंदर ओरिजिनल स्टैंडर्ड आप एग्जामिनेशन हॉल में साथ लेके जा सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हेल्प ली जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जो फर्दर ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ना पास्ट पेपर्स की बुक चाहिए होगी, ठीक है। अभी क्योंकि लेटेस्ट एडिशन नहीं आए तो इसलिए अभी मैं कोई ऐसा नाम वगैरह मेंशन नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होते हैं तो इन कंपैरिजन में देख के आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आप लोग ले लें। बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्लास असाइनमेंट वगैरह, वो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, अब रिपोर्टिंग 2 का जो सिलेबस है ये प्योरली कंपनी से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे कोई सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लीकेशन नहीं है। और कंपनीज के लिए आपको पता है IASs फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से ना यहाँ पे फर्दर कुछ IASs हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं, ठीक है। जैसे उधर आप लोगों ने IAS 40 पढ़ लिया, इधर 41 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह उधर आप लोगों ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा था, इधर इंटेंजिबल एसेट का आ जाएगा। तो उस वजह से इसके अंदर कल मैं आपको लेक्चर प्लान भी शेयर करूंगा और उसके अंदर डिटेल में डिस्कस भी कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक सेक्शन A में कवर होता है, कौन सा B के अंदर कवर हो जाता है। अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो 2 ही सेक्शन होंगे इसके भी, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर जो आपका पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 8 to 12 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन B के अंदर अप टू 20 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। और पेपर उसी तरह 3.25 घंटे का होगा, 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम और 3 घंटे उसको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर आपने रिपोर्टिंग 1 भी ओपन बुक था, ये भी ओपन बुक है, यहाँ पे ना ये जो ओरिजिनल IFRS है इनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है। यही वजह है कि कुछ स्टैंडर्ड मुझे फिर ओरिजिनल से साथ डिस्कस करना पड़ा करेंगे। तो अभी फ़ौरन ये बुक लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर इन केस नहीं भी आप लेते तो कम से कम वो शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड वगैरह आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो मैनेज हो जाएगा आपका। बाकी अब जैसे अगर आप ये सेटिस्फेक्शन चाहते हैं मेंटली कि एग्जाम में मैं साथ लेके जाऊँ, तो फिर वो आपको ख़रीदना पड़ेंगे। एक्चुअली ICAP ने कहा हुआ है कि ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड तो आप साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई हेल्पिंग बुक नहीं लेके जा सकते। जैसे फाइनल के अंदर तो ICAP ने कहा हुआ है ना कि कोई सी 3 अपनी मर्जी की बुक्स ले आओ। वाइसलाम जी तो वहाँ पे अपनी मर्जी की 3 बुक्स लेनी होती तो उधर भी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ओरिजिनल आपको लाओ होता है।
ठीक है, बाकी आपका ने क्या पास्ट पेपर की बुक जैसे ही वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर तो मैं देख के जो भी बेटर होगी वो फिर आपको रेफर कर दूंगा। जी सॉरी, स्टैंडर्ड्स की बुक में नहीं कुछ ऐसा लिख सकते जैसे पेपर में? एक्चुअली ना उसमें सिर्फ उन्होंने हाईलाइट करने को कहा हुआ कि हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज नहीं। वो एक्चुअली आपने साइज देखी होंगी, इतनी इतनी मोटी 5 बुक्स हैं, वो वैसे भी अगर आप ले भी जाएं तो पॉसिबल ही नहीं रहता वहाँ से खोल के हेल्प लेना। फाइनल वालों को हेल्प मिल जाती है, वो भी इस तरह उनको मिल जाती है कि उन्होंने 1.5-2 साल आर्टिकल कर लिए होते हैं, उनको याद हो गया होता है फलां पैरा में फलां चीज़ लिखी हुई है, तो वो अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो वो रेलिवेंट पोर्शन खोल के फ़ौरन अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसमें कवर करनी है। अच्छा, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि ये सारा है ही कंपनी से रिलेटेड सिलेबस, ठीक है। अब मसला आता है ना कि इंट्रो में जब आपने पढ़ा तो उधर आपने सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, ठीक है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नो हाउ था। FR1 में गए तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी से रिलेटेड पढ़ा। यहाँ पे आप लोग जो पढ़ेंगे तो सिंगल कंपनी के साथ ग्रुप ऑफ कंपनीज आ जाएंगी। ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब वो जो आपका कंसोलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, एसोसिएट कंपनी आ गई, सब्सिडरी कंपनीज आ गई, उन चीज़ों की एप्लीकेशन साथ आ जाती है। तो आज मैं सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूंगा जो कंपनीज के अंदर यूज होती है, ताकि थोड़ा से पॉइंट एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। कल से इंशाल्लाह हम इसका प्रॉपर स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। तो आज जो कंपनीज के अंदर टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज होती है, ऑल तो हमने रिपोर्टिंग 1 में पढ़ी होती है, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें आपकी यानी क्लियर नहीं है टर्म वगैरह तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब टर्म्स के अंदर जैसे शेयर्स आ जाते हैं, अब शेयर आपको पता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी होती है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी का मतलब कि जब इक्विटी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में तो उनको जो एविडेंस उसका दिया जाता है उसको हम लोग शेयर कह देते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी इंशाल्लाह जब IFRS 9 में कराऊंगा तो उसमें फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी जो हमने रिपोर्टिंग 1 के लेवल तक पढ़ा था मैं वही बता रहा हूं कि इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी, ठीक है। कि जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो अब फर्ज करें आप कंपनी है, मैंने आपको 50,000 रुपये दे दिए, तो मेरे पास क्या एविडेंस है कि मैंने आपको 50,000 दिए, तो आप लोग क्या करोगे इक्वलेंट अमाउंट का मुझे सर्टिफिकेट्स दोगे, वो जो सर्टिफिकेट्स हैं दैट इज शेयर, ताकि मेरे पास एक एविडेंस हो कि हाँ यार मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, रेशो के अंदर आपने नेट इक्विटी का फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इक्विटी का दूसरा नाम था ना, क्या फॉर्मूला होता था उसका? हाँ, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दूं पीछे क्या बचेगा? हाँ, यानी वो बचेगा क्या? अगर इक्विटी, ठीक है। तो अब इसका मतलब टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी पे करने का जो बाकी चीज बची दैट इज इक्विटी। तो जब आप लोग देखेंगे IFRS 9 के अंदर हम इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि जो आपका नेट एसेट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो नेट एसेट इनफैक्ट होते ही है कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। मतलब फर्ज करें 10 लाख रुपए के आपके एसेट्स हैं सारे, और अगर मैं सारे एसेट देखता हूं 10 लाख मेरे पास आ जाता है और 3 लाख की आप लोगों की लायबिलिटीज है वो मैं पे कर देता हूं, तो एंड पे कितना बचा? 7 लाख। अब उस पे एंटाइटलमेंट किन लोगों की होगी? शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब वो आपकी इक्विटी है। तो बहरहाल
अभी फिलहाल हमने कहा कि शेयर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ इक्विटी होती है। अच्छा, उधर आप लोगों ने फिर जब पढ़ा था तो इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना, एक प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, और एक ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या होते थे? हाँ जी, यानी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता था कि आप लोगों के शेयर्स होते हैं जिनको आप प्रेफर कर रहे होते हो, कब? कि जब इनको डिविडेंड देना होता है तो फिक्स रेट से इन प्रायोरिटी इनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, वरना उनसे एक्सक्यूज कर लेते हैं कि आपके लिए बचा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी, कुछ हद तक कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होती है उसके तमाम एसेट्स बेचे जाते हैं। एसेट्स बेचने का पहले उसकी सिक्योर्ड लायबिलिटीज पे होंगी, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज पे होंगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे वापस होंगे, फिर कुछ बचा तो इनको मिलेगा, वरना इनसे एक्सक्यूज कर लेंगे आपके लिए बचा कुछ नहीं। तो इसका मतलब डिविडेंड देना है तब भी इनको प्रेफरेंस दी गई, जब कंपनी वाइंड अप हो रही पैसे वापस करने हैं तब भी इनको प्रेफरेंस दी गई, इसलिए इनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ऑर्डिनरी शेयर का फिर क्या मतलब होता था? हाँ, यानी सिंपल में अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे अदर देन प्रेफरेंस शेयर जो भी शेयर होगा वो ऑर्डिनरी शेयर होता है। ठीक है, अच्छा, अब मसला ये आता है कि अगर इनको इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है तो क्या इनकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं या इनके राइट्स में कोई फर्क होता है? राइट्स में फर्क होता है। ठीक है, प्राइसेस नॉर्मली इनकी सेम होती है लेकिन इनके राइट्स के ऊपर फर्क आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, वोटिंग राइट किसके पास होता है? वो ऑर्डिनरी वाले के पास होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फिर अगर फर्ज करें आपने इनके साथ कमिट किया तुम्हें 10% डिविडेंड मिलेगा, तो इन लोगों को 10% ही डिविडेंड मिलना है। ठीक है, अगर उसके अलावा जितना भी प्रॉफिट बचेगा उस पर एंटाइटलमेंट किसकी होगी? वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस आ रहा होता है। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर्स आपने आगे मल्टीपल टाइप के पढ़े हुए हैं। हाँ जी, इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि चलें इसी तरह लिख लेते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने क्यूमुलेटिव के बारे में भी पढ़ा हुआ है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या होते थे? जो आपने सर्टेन ऑफ टाइम रिफंड हो जाएगी। हाँ, यानी एक डेफिनेट पीरियड के लिए इशू किए गए हैं, जब वो टाइम स्पेन पूरा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को इन लोगों के पैसे वापस करके इनको कैंसिल आउट करना होगा। अब आपको पता है कि इनका रेट ऑफ रिटर्न भी कांस्टेंट है और एक डेफिनेट पीरियड के लिए इशू है, उसको पैसे भी वापस करने पड़ने हैं, तो ये सारे के सारे फीचर्स डेट वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ये इक्विटी नहीं होती। ठीक है, आप लोगों ने वैसे ईपीएस के अंदर ये डिटेल में चीज़ें डिस्कस भी की थी। अच्छा, इरिडीमेबल की अगर हम बात करें तो इरिडीमेबल के अंदर कंपनी बाउंड नहीं है आपके एक खास पीरियड का पैसे वापस करने के। जब तक कंपनी खुद ना चाहे, कंपनी वाइंड अप ना हो, कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी। अगर किसी बंदे को जरूरत पड़ गई किसी और को बेच के वहां से पैसे ले लेगा, लेकिन कंपनी पैसे वापस उसी वक्त करेगी जब वो समझेगी हमें अब इन पैसों की जरूरत नहीं रहेगी, या कंपनी जब बंद होगी। ठीक है, और ये आप लोगों का इक्विटी में फॉल करता है। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते थे? अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं देगी तो वो अगले साल में साल का डिविडेंड नहीं देगी, वो ऐड अप होता रहेगा जब तक देगी। सही है, यानी अगर किसी साल कंपनी किसी वजह से डिविडेंड ना दे पाई तो डिविडेंड एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और फ्यूचर में जब आपका अवेलेबल प्रॉफिट्स होंगे तो आप लोगों को वो डिविडेंड देना पड़ेगा।
जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब था कि अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो राइट वेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर का डिविडेंड मिलेगा, पिछला आपका फोरगो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट स्टिल प्रेफरेंस होती है इसमें, मतलब जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल भी पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, वो प्रेफरेंस वाले को ही मिलना है, ठीक है। तो प्रेफरेंस एग्जिस्ट कर रही है, बस ये है कि अगर किसी साल लॉस हुआ तो साल का डिविडेंड आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती थी। अच्छा, इसी तरह डिबेंचर्स होते थे। डिबेंचर आपको पता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, ठीक है। जब लोगों से बोरोइंग्स वगैरह की जाती हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो आप लोगों का डिबेंचर कहलाता था। अच्छा, अब जब शेयर्स हम इश्यू करते हैं तो आपको याद होगा हम एट पार भी कर सकते थे, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी किया जा सकता है, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का क्या मतलब होता था? हाँ, कि उसकी फेस वैल्यू के ऊपर आप शेयर इशू कर दें। प्रीमियम का मतलब अबव फेस वैल्यू और डिस्काउंट का मतलब बिलो फेस वैल्यू। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे पार वैल्यू क्या होती है शेयर की? 10। तो एट पार का मतलब है कि 10 रुपये वाला शेयर हम 10 रुपये में इशू कर दें। प्रीमियम का मतलब है 10 से ज़्यादा कीमत पे इशू करें, मसलन फ़र्ज़ करें 12 रुपये, और डिस्काउंट का मतलब बिलो पार वैल्यू। सॉरी, दोबारा बोलो। प्रीमियम क्या होता है? एक्चुअली ना ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर की डिमांड कितनी की होती है, उस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे तो आप लोगों ने लॉ के अंदर पढ़ा भी हुआ है कि ये नहीं होता कि आपने मुझे पैसे दिए तो मैं भी आपको शेयर पकड़ा दूंगा। पहले क्या होता है, आप एप्लीकेशन से पैसे जमा करा देते हैं और फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आ जाए तो आप लोगों को शेयर की अलॉटमेंट हो जाएगी, वरना पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जब आप पैसे जमा कराते हैं उसकी एंट्री डिफरेंट होती है, जब शेयर की अलॉटमेंट होती है उस वक्त एंट्री डिफरेंट होती है। आईकैप ने क्या किया है, इन दोनों को कंबाइन करके नेट एंट्री पास की हुई है, और चूंकि उन्होंने कहा हुआ कि जैसे एंट्रीज की हैं वैसे ही बताई जाएं, तो उस वजह से मैं भी यहाँ पे नेट एंट्री ही कर रहा हूँ, जो हमने रिपोर्टिंग 1 में भी डिस्कस की थी। अच्छा, इसका मतलब कंपनी का बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा इस केस में? तो बैंक आपका एसेट है ना, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और शेयर कैपिटल इक्विटी है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अच्छा, एट प्रीमियम 10 वाला शेयर मैंने आपको 12 का दिया, कंपनी का बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज हुआ? 12, तो बैंक डेबिटेड बाय 12। अच्छा, शेयर कैपिटल, हाँ जी, ये तो 10 ही आ जाएगा, और जो फालतू पैसे मिले दैट इज शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ लिखते हैं, किसका पार्ट होता है? हाँ जी, ये आपका इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है, रिजर्व होता है इनफैक्ट ये आपका। अच्छा, कौन सा रिजर्व, कैपिटल के रेवेन्यू? कैपिटल रिजर्व होता है।
अच्छा, एट डिस्काउंट का मतलब था कि आपने बिलो पार वैल्यू 8 रुपए का शेयर इशू किया, तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा बट 8 से। अच्छा, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होना चाहिए? वो 10 से। अब ये 2 रुपए कम मिले, ये क्या है? नहीं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 2 रुपए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ऐसा भी मिल रहा है। इसके लिए अगर तो प्रीमियम पहले पड़ा हुआ है ना, तो प्रीमियम के अगेंस्ट ऑफसेट होता है ये, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पड़ा तो फिर एक्सपेंस आउट कर देते हैं इसको। अच्छा, शेयर प्रीमियम के क्या क्या यूजेस बताए गए, कोई आइडिया हो? बोनस इशू, हाँ, इसमें से आप बोनस इशू कर सकते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस, देखिए, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जिसकी कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है और उनको सिर्फ वहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कहा था ना शेयर प्रीमियम आपका कैपिटल रिजर्व है। इसका मतलब इसका कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ यूजेस बताए गए होंगे कि सिर्फ यही यूज हो सकता है। एक तो आप लोगों ने ठीक कह दिया, बोनस शेयर यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, शेयर इशू करने की जो कॉस्ट आती है वो इसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो। और तीसरा भी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हुए, वो डिस्काउंट इसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, राइट इशू क्या होता था? सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू ऑफ शेयर्स भी ये राइट दिया जाता है कि वो पहले शेयर्स करें। हाँ, यानी जब कंपनी ने फर्दर शेयर इशू करने होते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग शेयर खरीद लें, अदरवाइज फिर हम जनरल पब्लिक को तो इशू कर ही देंगे। तो ये जो एक प्रेफरेंस उनको दी जाती है कि आप लोग हमसे शेयर खरीद लें, इसे कहा जाता है राइट इशू, ठीक है। अब बाकी आप लोगों ने ईपीएस में पढ़ा था कि राइट इशू जरूरी नहीं होता बिलो मार्केट वैल्यू ही हो, एट मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कहना जी सस्ते ही दिए जाएंगे, ये लाजमी नहीं होता। राइट में एक जो प्रेफरेंस दी गई ना कि पहले आप लोग ले लो, उसे राइट इशू कहते हैं। अच्छा, इसमें कैश का इनफ्लो होता था या नहीं? होता था, ठीक है। इसका मतलब अब फर्ज करें आप लोगों का 10 वाला शेयर मार्केट में 40 का बिक रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा कि यार आप लोगों ने खरीदने 30 का खरीद लो, तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? 30। तो इसका मतलब मेरी कंपनी का जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा वो तो 30 से बढ़ेगा, ठीक है। शेयर कैपिटल पार वैल्यू 10 से बढ़ेगा। ये जो 20 एक्स्ट्रा मिले ओवर एंड अबव पार वैल्यू से क्या कहते थे? शेयर प्रीमियम। नेक्स्ट, बोनस या स्क्रिप इशू।
कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हाँ, ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है कि आप अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना चाह रहे होते हो, यानी इंटर इक्विटी चेंज आता है, इक्विटी का एक कंपोनेंट कम हो जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, ओवरऑल टोटल वही रहता है। तो जिस रिजर्व किसी को भी यूटिलाइज कर रहे होंगे वो रिजर्व कम करने के लिए डेबिट, अब वो आपका शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, और चूंकि शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, स्क्रिप डिविडेंड ये क्या चीज होती थी? नहीं, बोनस इशू तो एक अलग चीज हो जाती है ना, वो तो ऊपर आ गया ना। इन दोनों के अंदर ये तो कंफर्म है कि शेयर फ्री में दिए जाते हैं, तो मतलब ये दो अलग चीजें कैसे होती हैं? इंटेंशन का फर्क होता है। इसमें इंटेंशन होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इसमें डिविडेंड देना इंटेंशन होती, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश आप फ्री में अपने शेयर दे देते हो। मतलब आप सबको मैंने 100 रुपया डिविडेंड देना है, अब पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं 100 मालियत के शेयर्स आपको दे दूं कि यार एज अ डिविडेंड शेयर रख लो, ठीक है? तो दोनों सूत्रों में रिटेन अर्निंग्स को ही डेबिट किया जाएगा। हाँ, यानी इधर तो रिटेन अर्निंग से ही आमतौर पे देते हैं ना, इसमें से प्रीमियम से नहीं दे सकते इसको। और क्योंकि शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सर जो कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग की जो नोटिस आता है उसमें तो स्प्लिट डिविडेंड की जगह बोनस इशू लिखता है, बोनस शेयर्स। एक्चुअली आपका कहना था कि थोड़ा सा ना, मसलन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ना उनके अंदर ये फ़र्क होता है। यानी अगर आप लोग देखेंगे जो फाइनेंस वगैरह की बुक्स लिखी होती है ना, उसमें उन्होंने बताया था कि जी अगर तो आपकी इंटेंशन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व है तो वो बोनस इशू होता है, और अगर डिविडेंड इन काइंड के तौर पे देना है, डिविडेंड इन काइंड इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में इसको हम स्क्रिप डिविडेंड का नाम देते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली वो आपको बताया ना कि वो ये जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं ये हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, बाकी अब लोकल में उसको क्या ट्रीट कर रहे होते हैं वो फिर वो लोकल लॉ के हिसाब से। यानी आप देखेंगे फाइनल अकाउंट भी जब मैं कराऊंगा कई जगह कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो मैं कहूँगा यार स्टैंडर्ड को छोड़ के आपने लॉ अपना लोकल वाला फॉलो करना है, वो चीज़ आ जाती है। Difference between provision and reserve. तो रिजर्व जैसे शेयर प्रीमियम की केस में तो खुद ही बन जाता है, या रिजर्व हमने अगर कोई फंड्स रखते हो फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो उसको रिजर्व। अच्छा, यानी एक तो चलें इसमें जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है प्रेजेंटेशन का ना। एक्चुअली जो प्रोविजन होती है ये आपकी लायबिलिटी होती है, और ये जो रिजर्व है ये आपका इक्विटी के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी जब फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है तो प्रोविजन लायबिलिटी के हेडिंग में लिखी जाती है, जबकि रिजर्व इक्विटी की हेडिंग में आ रहा होता है। दूसरा आ जाता है जब आप इसको क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो ये आमतौर पे आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के अंदर आ रहा होता है,
मतलब प्रोविजन लायबिलिटी क्रेडिट हो गई तो डेबिट में भी तो कुछ आया होगा ना, तो एक्सपेंस शो हुआ होता है। और रिजर्व जो होता है ये आम तौर पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये आमतौर पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। जैसे आप लोगों ने चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी थी रिपोर्टिंग 1 में, कहता था ना 10% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दो, तो आप रिटेन अर्निंग में से माइनस करके रिजर्व में लिख देते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती थी। तो ये कुछ इसके ना मेन टर्म्स वगैरह थी जो कि कंपनीज के अंदर यूज होती हैं, ऑल्दो हमने रिपोर्टिंग 1 में भी पढ़ी होती हैं। थोड़ा सा रिकॉल कराने का मकसद ये था कि ऑनवर्ड जब ये टर्म यूज हो तो प्रॉपर आपको इनका मीनिंग वगैरह का पता हो। कल इंशाल्लाह एक तो ना आप लोगों को मैं इसका लेक्चर प्लान शेयर करूंगा कि किस ऑर्डर में हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, और प्लस आई कैप ने ग्रिड क्या दिया हुआ है और किस ग्रिड में क्या क्या चीज़ कवर की जाती है, वो सारा इंशाल्लाह हम प्लान डिस्कस करेंगे। और कल ही हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज सिंपल मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ। बाकी जैसे रिपोर्टिंग 1 में आप लोगों को गाइड किया गया था कि इसका रजिस्टर आप लोगों ने सेपरेट ही बनाना है। ठीक है, और कैलकुलेटर आप लोग अपने लेके आया कीजिएगा ताकि जो कैलकुलेशन वगैरह करना पड़े वो आप लोग क्लास में इजीली कर सकें। बाकी बुक कौन सी चाहिए होगी वो एक दिन पहले मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा, तो उसके हिसाब से फिर आप अरेंजमेंट वगैरह कर लिया कीजिएगा। थैंक यू जी।